नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड की बड़ी खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई हैं। तो दोस्तों फटाफट से देखते हैं टॉप 5 खबरें जो कि आज के अखबार के माध्यम से आई हुई हैं। और दोस्तों ये नौकरी और शिक्षा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें होती हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो खबर है वो यूकेपीएससी को लेकर है। 5 भर्तियों में पद घटे, दिव्यांगों के 57 पद आयोग ने शासन को लौटाए। तो दोस्तों यहाँ जो है यूकेपीएससी ने 5 भर्तियों में पद घटाए हैं और वहीं दोस्तों दिव्यांगों के 57 पद आयोग ने शासन को वापस कर दिए हैं। उसी को लेकर दोस्तों यह खबर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 5 बड़ी भर्तियों के पद घट गए हैं। हाईकोर्ट ने एक आदेश के तहत आयोग ने दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटा दिए हैं। अब इन पदों के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया होगी, आगामी अधिचयन में शामिल होंगे। हाईकोर्ट ने मनीष बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य मामलों में 27 जुलाई को एक आदेश जारी किया था। इसके तहत हाईकोर्ट ने कहा था कि दिव्यांगजन की श्रेणी के पदों पर अलग रखते हुए चयन की कार्रवाई की जाए। आदेश के तहत आयोग ने यह निर्णय लिया है कि दिव्यांगों के पदों को लौटाया जाएगा और आयोग के सचिव गिरिधर सिंह रावत ने इस संबंध में कहा है कि 5 भर्तियों के दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए गए हैं। अधिचयन में अब इन व्यवस्थाओं के तहत इन भर्तियों का इनकी ही श्रेणी में आरक्षण होगा। तो दोस्तों यहाँ जो है 57 पद लौटाए गए हैं शासन को। जल्द ही इन पर दोस्तों आने वाले दोस्तों जो विज्ञापन हैं उनमें ये देखने को मिल सकते हैं, या दोस्तों इनके लिए अलग से एक विज्ञापन जारी हो सकता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो दोस्तों किस किस भर्ती से ये पद लौटाए गए हैं अब वो भी सुन लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किन भर्तियों के कितने पद शासन को वापस किए। दिव्यांग के लौटाए गए पद, तो दोस्तों यहाँ जो है उत्तराखंड पीसीएस के 4 में, वहीं दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस के 6 पद हटाए गए हैं। उत्तराखंड एपीओ भर्ती में 2 और वहीं उत्तराखंड जेई भर्ती में 41 और उत्तराखंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में 4 पद लौटाए गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ, तो जल्द ही इन पदों पर दोस्तों नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है, या दोस्तों जो भविष्य में आपका विज्ञापन होगा उनमें ये शामिल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। वहीं दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम जिसे उड़न परी के नाम से जाते हैं, पीटी उषा ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बन चुकी हैं। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों जब कोई ओलंपिक का अध्यक्ष बना जाता है या चुना जाता है। तो दोस्तों आज इसके बारे में हम जानेंगे। उड़न परी पीटी उषा बनी ओलंपिक संघ की अध्यक्ष। महान एथलीट उड़न परी पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है, जो IOA के 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपिके बन गई है। साथ ही 58 साल की पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी है। पूर्व खेल मंत्री और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर कर इन्हें भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने की बधाई दी। स्टार धाविका पीटी उषा भारत के महान एथलीटों में से एक है। पीटी उषा एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीत चुकी हैं। जुलाई 2022 में पीटी उषा को राज्यसभा अध्यक्ष नामांकित किया गया है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। एक तो ये 2022 जुलाई में दोस्तों इन्होंने राज्य सदस्यता ग्रहण की है। वहीं दोस्तों अब इन्हें ओलंपिक जो भारतीय तरफ से यहाँ ओलंपिक का अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों यहाँ जो है उड़न परी को यानी पीटी उषा को यहाँ दोस्तों ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, 22 सालों में प्रदेश के 3 अर्जुन अवार्ड मिले हैं। तो दोस्तों यह हमारे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो दोस्तों यहाँ जो है 22 सालों में उत्तराखंड को 3 अर्जुन अवार्ड मिल चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी पूरी खबर बता देता हूँ। राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज कुमार राज्य गठन के 18 साल बाद पहला पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को मिला। तो दोस्तों यहाँ जो है अब 3 अवार्ड हो चुके हैं, अर्जुन अवार्ड। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राज्य गठन के 22 साल में भी तक प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। पैरा स्लर मनोज सरकार उत्तराखंड के पहले अर्जुन अवार्डी हैं, जबकि हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के बाद लक्ष्य सेन प्रदेश के तीसरे अवार्डी हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है तो आप देख सकते हैं, यहाँ जो मनोज सरकार को वर्ष 2018 में मिला है, वहीं दोस्तों हाल ही में दोस्तों लक्ष्य सेन को हाल ही में यहाँ दोस्तों अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है।
तो वही वंदना कटारिया को 2013 में दोस्तों यहाँ इन्हें भी अर्जुन अवार्ड से मिला है। तो दोस्तों यह ध्यान रखने वाली बात है कि 22 सालों में अभी तक प्रदेश को 3 अवार्ड मिले हैं अर्जुन। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। वहीं दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो नर्सिंग भर्ती को लेकर है। दोस्तों यहाँ जो है सरकार नियमावली में ही उलझी हुई है और दफ्तर यहाँ दोस्तों नियमावली घूम रही है। अभी इसका फाइनल नहीं हुआ है दोस्तों। जो चयन प्रक्रिया है डॉक्टरों की या नर्सिंग की वो दोस्तों साफ नहीं हो पाई है। तो दोस्तों यहाँ जो है उसी को लेकर एक खबर छपी है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूँ, जो नर्सिंग भर्ती से जुड़े छात्र हैं वो यहाँ जानकारी इसके लिए अच्छी हो सकती है दोस्तों उनके लिए। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। फाइलों में घूम रही नर्सिंग भर्ती की सेवा नियमावली। 2 साल से स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में नहीं हो रही नर्सिंग के 2621 पदों पर भर्ती। स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में नर्सिंग भर्ती के लिए सेवा नियमावली सरकार स्तर पर फाइलों में ही घूम रही है। कैबिनेट के निर्णय और हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद नियमावली में वर्षवार मेरिट पर भर्ती करने का प्रावधान नहीं हो पाया है। नियमावली में संशोधन की फाइलें अभी तक वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग में इधर उधर हो रही हैं, जबकि नर्सिंग कोर्स करने वाले युवा शासन से नियमावली का शासनादेश होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में 2011 के बाद से नर्सिंग भर्ती नहीं हुई है, जिस पर सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्सों की कमी है। वर्ष 2019 में सरकार ने पहली बार नर्सिंग भर्ती की सेवा नियमावली बनाई थी। इसे नर्सिंग भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया था। इस नियमावली से दिसंबर 2022 में सरकार ने उत्तराखंड प्राविधिक परिषद के माध्यम से 2621 पदों पर भर्ती निकाली। इसमें लगभग 10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। संविदा बेरोजगार नर्सों के विरोध के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराने का निर्णय लिया। तो दोस्तों यहाँ जो है विभाग से विभाग ही यहाँ दोस्तों सेवा नियमावली जा रही है, लेकिन यह फुल संशोधन नहीं हो पाया है। जो सचिव स्वास्थ्य हैं तो दोस्तों यहाँ जो है उनका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। जो स्वास्थ्य सचिव हैं, नर्सिंग भर्ती नियमावली को जल्द ही लागू की जाएगी। वित्त और नियमावली प्रकोष्ठ के संशोधन की सहमति मिल गई है और फाइल वित्त मंत्री के अनुमोदन को भेजी गई है। तो दोस्तों जल्द ही आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। 2621 पदों पर यह दोस्तों देखने को मिल सकती है आपको। तो दोस्तों यहाँ जो है अभी फ़िलहाल तो यही खबर है कि यहाँ दोस्तों जल्द ही इसका समाधान निकलने वाला है, क्योंकि यह काफ़ी लंबे से मामला अटका पड़ा है। देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो उत्तराखंड दिव्यांग पुरस्कार के लिए 32 नामों की घोषणा की जा चुकी है। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। दिव्यांगता के बावजूद अपने पाँव पर मजबूती से खड़े और दूसरों के लिए मिसाल बनकर काम कर रहे प्रदेश के 32 लोगों को इस वर्ष राज्य दिव्यांग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूची सरकार ने जारी कर दी है। 3 दिसंबर को देहरादून में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अपर सचिव कमेंद्र सिंह के अनुसार पुरस्कार के लिए 62 आवेदन आए थे और पुरस्कार होने वाले में 2 शिक्षक, 1 सचिवालय के समीक्षा अधिकारी भी शामिल हैं और हरिद्वार स्थित हीरो मोटरकॉप के प्लेसमेंट अधिकारी रवि यादव को पुरस्कृत किया जा रहा है। कंपनी ने आर्थिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर 11 दिव्यांगजन को सेवा में रखा है। तो दोस्तों यहाँ जो है 32 ऐसे दिव्यांग हैं जिन्हें अब की बार दोस्तों उनकी अपने आप में एक शख्सियत हैं दोस्तों। में दिव्यांग होते हुए भी औरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं और अपने रोजगार में दोस्तों में डटकर खड़े हैं और 2 लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। उसी को लेकर दोस्तों यहाँ जो है उत्तराखंड दिव्यांगता पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है और यह भी दोस्तों हाल ही में दोस्तों यह पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। अभी तक 32 लोगों का यहाँ नाम इस लिस्ट में है। तो यह जल्द ही आपको यहाँ दोस्तों अवार्ड मिलने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक अलग ही न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ दोस्तों सातवीं पास ढोलकवाद को डिलीट की उपाधि दी गई है हेमनंदी नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा। तो दोस्तों यहाँ जो है सातवीं पास ढोलकवाद को डिलीट की उपाधि दी गई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अपने आप में एक अलग शख्सियत बन जाती है जब दोस्तों कोई विश्वविद्यालय किसी को डिलीट की उपाधि दे देता है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों सोहनलाल की। तो दोस्तों यहाँ जो है हेमनदी बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से सम्मान पाकर गदगद हैं सोहनलाल। तो दोस्तों गदगद तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ दोस्तों जो सोहनलाल है तो दोस्तों सोहनलाल जी को भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है ढोलक वादक के रूप में।
तो उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ढोलवाद सोहनलाल को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने डायरेक्टर ऑफ लेटरल्स एंड डिलीट की उपाधि से नवाजा है। ढोलकवाद एवं उत्तराखंड की इस संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने के अलावा उन्होंने विदेशियों को ढोल बजाना सिखाया। 7वीं तक पढ़े सोहनलाल और उनकी पत्नी कोसी देवी सम्मान पाकर गदगद हो गए हैं। सोहनलाल मूल रूप से टिहरी जिले के पुजार गांव यानी चंद्रबंदनी के निवासी है। उनका जनवरी 1966 को हुआ है। उन्होंने ढोल की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता स्वर्गीय ग्रंथी दास से प्राप्त की है, जबकि संगीत के सुर उन्हें उनकी माता स्वर्गीय लोंगी देवी ने सिखाए। तो दोस्तों यहाँ जो है डिलीट की उपाधि दी गई है गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा। तो दोस्तों सोहनलाल जी की कहाँ तक छाप है। सोहनलाल जी ने ढोल वाद्य कला की थाप को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों तक पहुँचाने में योगदान दिया है। उन्होंने मैक्यू विधि ऑस्ट्रेलिया के प्रो एडुशर एंडलर, सिंसिनाटी विधि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रो स्टीफन होल्डर ढोल कला सिखाई। तो दोस्तों यहाँ जो है बड़े बड़े लोगों को भी इन्होंने दोस्तों अपनी ढोल की जो कला है वो सिखाई है, और विदेशों में दोस्तों इनका नाम बहुत ऊंचा है ढोल वादक के रूप में। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। न्यूज़ है वो यूके SSC को लेकर है दोस्तों। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नकल मामले में अब अधीनस्थ चयन आयोग खुद हाईकोर्ट पहुंच चुका है, उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो 2 पॉइंट भी सुनिए दोस्तों। नकल के प्रमाणों का संज्ञान लिए जाने को बनाया आधार, और पूर्व के बिना सरकार को पक्ष बनाए खारिज हो चुका है केस। तो दोस्तों जो केस है वो तो पहले से ही खारिज हो चुका है। और दोस्तों यहाँ जो है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2022 नकल मामले में फिर ट्रायल शुरू करने को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हाई कोर्ट पहुँच गया है। आयोग ने इस बार नकल प्रमाणित होने के आधार पर खुद को पार्टी बनाए जाने की पैरवी की है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के मामले में फरवरी 2022 में हरिद्वार और पौड़ी जिले में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन इस प्रकरण में कई बड़ी कमी रह गई और इस सरकार और या आयोग पक्ष नहीं होने के बावजूद वाद प्रतिवादों के बीच समझौते होने से केस खारिज हो गया है। इससे किसी का दोष साबित नहीं हुआ। इस वर्ष भर्ती परीक्षाओं में हुए विवाद के बीच आयोग ने इस मामले में कार्मिक विभाग की ओर से पैरवी। कार्मिक विभाग ने इसे वजह आयोग को शेष अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति देने का सुझाव दिया। इस कारण आयोग ने अब इस मामले में खुद ही पार्टी बनने का निर्णय लिया है। संपर्क करने पर आयोग अध्यक्ष GS मतोलिया ने बताया कि हाईकोर्ट में विशेष याचिका दायर करने के लिए एडवोकेट को रिकॉर्ड उपलब्ध कराए दिए गए हैं, और आयोग ने नकल के आरोपित साबित होने पर केस का दोबारा ट्रायल करने की मांग की है। तो दोस्तों यहाँ जो है दोबारा से पहले तो यहाँ कार्मिक विभाग को एक पत्र भेजा गया था कि क्या करें, सलाह मांगी गई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ जो है कार्मिक विभाग ने इसे दोस्तों यहाँ नियुक्ति देने का सुझाव दिया। लेकिन जो है अब दोस्तों फिर से दोबारा से यहाँ जो है GS मतोलिया फिर से इसको दोबारा से उठाना चाहते हैं केस को, और अपने दोबारा से पहले तो यहाँ कार्मिक विभाग को एक पत्र भेजा गया था कि क्या करें, सलाह मांगी गई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ जो है कार्मिक विभाग ने इसे दोस्तों यहाँ नियुक्ति देने का सुझाव दिया। लेकिन जो है अब दोस्तों फिर से दोबारा से यहाँ जो है GS मतोलिया फिर से इसको दोबारा से उठाना चाहते हैं केस को, और अपने आप में ही यहाँ दोस्तों SSC अब पार्टी बनने वाली है और खुद केस लड़ेगी हाई कोर्ट में जाकर और विशेष अपील दर्ज करेगी। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो पोल्ट्री वैली योजना की हुई शुरुआत। तो दोस्तों यहाँ जो है मुर्गी फार्म योजना की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। 3 साल में 5000 युवकों महिलाओं को मुर्गी पालन से दिया जाएगा रोजगार। तो दोस्तों यहाँ जो है मुर्गी पालन से भी आपको दोस्तों यहाँ जो है रोजगार मिलने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बृहस्पतिवार को संयुक्त रूप से पोल्ट्री वैली योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि योजना से 3 साल में 5000 युवकों और महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। UKCDP निदेशालय राजपुर रोड में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि सरकार पोल्ट्री किसानों की आयु को दुगना करेगी। अभी उत्तराखंड में मुर्गियां नजीदाबाद और बिजनौर से आ रही हैं। सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर पोल्ट्री किसानों को सहायता दी जाए ताकि उनकी आमदनी दुगनी हो।
और ऐसे क्षेत्रों में पलायन रुक सके। अभी चक्राता में पोल्ट्री का कार्य शुरू हो गया है, इसके बाद अब यह काम पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि इस योजना के लागू होने पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है अब आपके लिए एक योजना शुरू होने वाली है। यदि आप घर से ही काम करते हैं तो आप पोल्ट्री फार्म खोल लीजिए, जिससे कि आपको दोस्तों इस योजना के तहत आपको सरकार जो है कुछ मुहैया करा सके। संसाधन दोस्तों यहाँ सरकार उपलब्ध कराती है, या दोस्तों इस योजना के तहत कुछ पैसे मिलते हैं जिससे कि आप अपनी पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं और आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, आयुष और होम्योपैथिक कॉलेजों में दाखिले की काउंसलिंग 19 से होने वाली है, उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। प्रदेश के आयुष, होम्योपैथिक और यूनानी कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट आयुष काउंसलिंग 19 दिसंबर से होगी। उत्तराखंड आयुर्वेद विधि ने इसका संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। नीट यूजी कोर्स के आधार पर HNB मेडिकल विधि, MBBS, BDS की 2 चरण की काउंसलिंग करा चुके हैं। अब उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने BAMS और BHMS और BUMS दाखिलों की काउंसलिंग का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि पहले चरण की काउंसलिंग 19 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच और दूसरे चरण की काउंसलिंग 13 जनवरी से 4 फरवरी के बीच प्रस्तावित है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं शेड्यूल। काउंसलिंग का जो पहला चरण है वो ऑनलाइन पंजीकरण फीस जमा करने की जो तिथि है 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक रखी गई है। वहीं दोस्तों मेरिट लिस्ट जारी होने की जो तिथि है 29 दिसंबर है। तो आप देख सकते हैं यह शेड्यूल पूरा यहाँ दिखाया गया है, पहले चरण का भी और दूसरे चरण का। अब दोस्तों जो है आयुष और होम्योपैथिक कॉलेजों में जो दाखिले की काउंसलिंग है वो 19 से होने वाली है। तो दोस्तों आप यदि इसमें दाखिला लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।